तो बच्चा लोग हम आ गए हैं कक्षा 9 गणित के पाठ 3 पर निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? तो बच्चा लोग एक बात आप लोग जान लो कि जो निर्देशांक ज्यामिति का आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आपको आगे भी जो क्लास आप 10th पढ़ेंगे और उसके बाद अगर 11th 12th में भी अगर आप मैथ्स लेकर के चलते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको आगे भी काम आने वाला है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझाते हुए एकदम आप लोगों को एकदम ज़ीरो लेवल से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अब इसमें निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ना क्या होता है, तो यहाँ हमारे पास ये चैप्टर दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति का। अब निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको हम यहाँ पर जानेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को पढ़ना है कि यहाँ पर आपके पास एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा और एक होती है क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर माने ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज माने जो इधर दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाती है। तो जो ये रेखा होती है बाएं से दाएं वाली, इसको आप कहते हैं एक्स, और इसको मतलब इसको एक्स से दिखाते हैं और हमें इसे कहा जाता है भुज। ठीक है, भुज कहा जाता है इसको। और इसका जो यहाँ पर इस तरफ का जो बिंदु होता है वो होता है एक्स डैश। तो यहाँ एक्स और एक्स डैश से इसको हम दिखाते हैं। वैसे ही जो ऊपर वाला होता है, ऊपर से नीचे जाने वाला, इसको हम वाई से दिखाते हैं और इसे कहा जाता है कोटि। इसका ऊपर का बिंदु वाई से दिखाया जाता है और नीचे यहाँ पर इसको वाई डैश से दिखाया जाता है। अब जो इसमें यहाँ पर ये आपका बीच का जो पॉइंट होता है, जहाँ पर ये दोनों यहाँ पर आकर के काट रहे हैं, इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। इसको कहा जाता है मूल बिंदु। तो ये हो गया हमारे पास मूल बिंदु, ये हमारे पास भुज, ये है हमारे पास कोटि। भुज को हम x और x डैश से दिखाते हैं, कोटि को हम y और y डैश से दिखाते हैं। अब जो इसमें समझने वाली बात एक और है, वो ये है कि जब कभी भी आप यहाँ पर मूल बिंदु की बात करते हैं तो मूल बिंदु हमारा शून्य होता है। मूल बिंदु हमारा शून्य होता है। इसके बाद जब हम x भुज की तरफ, अगर हम x की तरफ इस तरफ जाएंगे दाईं ओर, तो यहाँ पर ये हमारा सारा का सारा यहाँ निर्देशांक धनात्मक जाता है। इस तरफ हम इसको धनात्मक में लिखते हैं, तो ये जो है इधर प्लस की साइड जाएगी। और इसी को जब हम इस तरफ आएंगे मूल बिंदु के बाईं ओर, तो ये हमें ऋणात्मक दिखेगा। और इस चीज़ को आप यहाँ ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारे पास संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा में एक बिंदु हमारे पास होता है यहाँ पर शून्य, और इसके दाईं ओर का जो होता है वो सारा का सारा धनात्मक 1, धनात्मक 2, धनात्मक 3, धनात्मक 4। और वहीं हम इसको जब बाईं ओर आते हैं तो यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, इस तरीके से यहाँ पर ये आगे बढ़ते जाता है। तो ये इस तरफ दाईं ओर हमारा धनात्मक होता है और बाईं ओर ऋणात्मक। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब हम x भुजा जब दाईं ओर आएंगे तो ये हमारा धनात्मक 1, धनात्मक 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही जब हम उल्टी दिशा में आएंगे तो ये हमारे पास -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ऋणात्मक। ऐसे ही जब हम ऊपर y की जब बात करेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ हमारे पास ये धनात्मक होगा, धनात्मक 1, धनात्मक 2, धनात्मक 3, धनात्मक 4, ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। ऐसे ही जब हम नीचे की बात करेंगे तो जब मूल बिंदु से नीचे आता है तो ये हमारे पास ऋणात्मक हो जाता है। तो ये बेसिक सी कुछ बातें थी, आपको इतना यहाँ पर समझ करके चलना है कि हम इसको बीच वाले पॉइंट को जहाँ पर ये कट करता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। एक्स भुजा को यानी कि जो हमारी क्षैतिज भुजा होती है उसे हम भुज कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर भुजा होती है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है उसे हम कोटि कहते हैं और इसे वाई से दिखाया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कि निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या क्या चीज़ें समझ करके चलनी है। एक और चीज़ जो आप लोगों को समझ करके चलनी है कि अगर हमें कोई बिंदु, कोई पिंड अगर इस जगह पर रखा हुआ है, यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इसका जो हमें पॉइंट दिखाना होगा, तो इसका पॉइंट हम कैसे दिखाएंगे? तो इसका पॉइंट दिखाने के लिए हमें भुज और कोटि का मदद लेनी है। भुज और कोटि की यहाँ पर हमें सहायता लेनी है। अब कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ 4 के करीब कहीं पर आ रहा है, तो हम इधर बताएंगे कि भुज में ये 4 पर ये आ रहा है।
और ऐसे ही हम अगर इधर देखें तो ये हमारे पास 3 पर आ रहा है कोटि में, तो हम इसको इस दिशा में ला करके यहाँ पर ये मिला देंगे। तो ये जो रेखा गई है, जो ये हमें दिखा रही है, इस बिंदु को दिखाने के लिए हम भुज और कोटि की सहायता लेंगे कि ये बिंदु कहाँ पर है। अब इन्हें दिखाने के लिए हमें पहले भुज को रखना होता है और फिर हम कोटि को दिखाते हैं। हमें भुज मिल रहा है 4 और कोटि मिल रहा है 3, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं भुज में 4 और कोटि में 3। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इस बिंदु का निर्धारण करेंगे। अगर हमसे कोई पूछता है कि ये बिंदु कहाँ पर है, तो ये 4,3 पर यहाँ पर ये रखा गया है। इसमें 4 हमने भुज रखा है, यानी x पर ये कहाँ पर है, और y में ये कहाँ पर है, तो उसे हम कोटि रखते हैं। तो ये थी यहाँ पर कुछ बातें, इसमें हम लोग को यहाँ पर इतना समझ करके चलना है। ठीक है बच्चों लोग, अब हम आ जाते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पर। पहली एक्सरसाइज इतने से आप लोगों की कवर हो जाएगी, इतना पढ़ करके आप पहली एक्सरसाइज कर लोगे। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है प्रश्नावली 3.1। हम आ गए हैं प्रश्नावली 3.1 पर। तो इसका पहला सवाल हमें क्या कहता है? पहला सवाल हमें कहता है कि एक अन्य व्यक्ति को, यानी कि आपको नहीं, आपसे एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी कि बच्चे लोग, आप लोग के पास एक टेबल है और उस टेबल में आपकी एक लैंप रखी हुई है, तो आप किसी को कैसे बताएंगे कि आपकी टेबल लैंप आपके मेज पर कहाँ पर रखी गई है। ठीक है बच्चों लोग, तो इसको आप लोगों को ध्यान से करना है। आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। तो बच्चे लोग देखो, यहाँ पर मैंने एक मेज़ बना दी है। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, गणित वालों की ड्राइंग वैसे भी अच्छी नहीं होती है, तो हम गणित वाले हैं, गणित वालों की ड्राइंग अच्छी नहीं होती है। लेकिन बच्चा आप लोग मान लो कि ये एक अच्छी सुंदर दिखने वाली मेज है। ठीक है, आप गणित के स्टूडेंट हो तो मान सकते हो। ठीक है, तो ये मान लो कि ये जो है गणित की नहीं, सॉरी, मान लो कि ये एक अच्छी सुंदर दिखने वाली मेज है, आपकी मेज है, आप इस पर पढ़ाई करते हो। तो यहाँ पर एक लैंप आप लोगों के पास यहाँ पर रखी गई है। ये है हमारा लैंप हो गया ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा लैंप हो गया। अब इस लैंप को आप कैसे दिखाओगे? आपका ये जो लैंप है, ये लैंप कहाँ पर रखा हुआ है, तो इसको आप कैसे दिखाओगे? अब मान लो कि ये जो है, ये हमारा जो तल आया हुआ है, इसको हम वाई तल मान लेते हैं। ये हमारा वाई तल आ जाता है, तो इसको हम कह देते हैं कोटि। और वहीं जब इस वाले तल की बात करेंगे तो ये हमारा एक्स तल हो जाएगा, एक्स भुजा हो जाएगी, इसको हम कहेंगे भुज। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर y यानी कोटि, और ये हो गया हमारे पास भुज। और ये जो लैंप है, लैंप कहीं पर x कहीं पर y के मान पर रखा होगा। तो आप लोगों से ये नहीं कहा गया है कि कितनी दूरी पर रखा गया है, कितनी ऊंचाई पर रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है। आपसे केवल पूछा है कि आप इसको कैसे दिखाएंगे। तो x का कुछ भी मान हो सकता है, y का कुछ भी मान हो सकता है, आपको केवल इतना बना करके अपने आंसर में रख देना है। समझ में आया बच्चों लोग? तो कुछ इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन होगा। आप लोगों को ये फिगर बनाना है और उसमें आपको भुज और कोटि दिखाना है, और भुज कोटि का जो भी मान यहाँ पर होगा उसे आप एक्स वाई मान करके यहाँ पर रख सकते हो। तो लैंप की जो स्थिति होगी, वो लैंप की स्थिति एक्स कॉमा वाई यहाँ पर होगी। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों लोग, इसी तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन, तो ये जो अगला सवाल है, अगला सवाल हमारे पास सड़क योजना को करके है। तो इस सवाल को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम यहाँ पर एक इसको आंसर करेंगे। तो एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो हम इतना पहले यहाँ पर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 मेन सड़कें हैं, मेन सड़कें यानी मुख्य सड़कें हैं, और उनके 200 मीटर की दूरी पर बाकी सारी सड़कें यहाँ पर बनी हुई हैं 200 मीटर। तो प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं। तो हम पहले ये मॉडल बनाएंगे। इस मॉडल में हमको यहाँ पर 200 मीटर दिखाना है। 200 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे, क्योंकि 200 मीटर बच्चे लोग हम अपने पेज पर नहीं दिखा सकते, 200 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलो पहले हम ये मॉडल बना लेते हैं।
तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये मॉडल बन करके आएगा। इस मॉडल में आप लोगों के पास ये जो ब्लैक कलर की लाइन आ रही है ये हमारी मेन सड़क है। मेन सड़क ये जो हमारी मुख्य जो सड़कें हैं जो पूरब पश्चिम की दिशा में और उत्तर दक्षिण की दिशा में जा रही हैं, तो ये हमारी मेन सड़कें हैं। और उसके बाद ये उसकी जो सड़कें हैं जो यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर सभी सड़कें जो दिखी जा रही थी वो सारी यहाँ पर हैं, जिसको मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी से दिखाया है। तो इस तरीके से हमारा ये मॉडल बन करके आएगा। अब इसके बाद क्या करना है तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ हमसे कह रहा है सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। हाँ, तो सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, मतलब हमने जो ये लाइनें खींची हैं ये सारी सड़कें हैं, तो जो हमारी लाइनें हैं उन्हें हम सड़कें मान लेंगे। ओके, अब आगे आपके मॉडल में एक दूसरे को काटी हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे, तो जहाँ जहाँ पर हमारी ये जो लाइनें हैं ये जो काट रही हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और जितने भी ये सारे बिंदु कटे हुए हमारे यहाँ पास दिख रहे हैं, ये इन्हें हम चौराहे मान लेंगे। ये क्या है हमारे चौराहे, इसे क्रॉस स्ट्रीट करके कह सकते हैं हम, क्रॉस स्ट्रीट जहाँ पर क्रॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार दिया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। तो अब 2,5 जो होगा वो हमारा कहाँ दिखेगा, हम ज़रा ये देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2,5 कहाँ दिखेगा। हम जानते हैं कि हम जो अपना निर्देशांक करते हैं वो हम भुज व कोटि के हिसाब से करते हैं, भुज कॉमा कोटि। अब यहाँ पर हमारा भुज जो होगा वो होगा यहाँ पर ये भुज और ये होगा हमारा कोटि। अगर भुज और कोटि का मान 2,5 है तो 2,5 हमारा होगा, 2 हम भुज पर लेंगे 1 और 2, ये हमारा 2 हो गया, और 5 यानी ऊपर की ओर हमारा 5, तो 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ 2 से लेकर के इधर ये 2 बिंदु हो गया और ऊपर 1 2 3 4 5, ये जो बिंदु होगा इस बिंदु को हम 2,5 दिखाएंगे। ठीक है बच्चों लोग, इस तरीके से हम 2,5 यहाँ दिखाएंगे। आगे इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो पहले हम 4,3 ढूंढेंगे कि 4,3 हमारे पास कहाँ है। तो हम यहाँ पर 4,3, 4 हमारा भुज पर होगा यहाँ पर और 3 यानी ऊपर की ओर, तो 1 2 3, ये जो बिंदु होगा ये बिंदु होगा हमारे पास 4,3 इस तरीके से। और इसके बाद कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जाता है। तो बच्चों लोग आप लोग ध्यान दो कि कभी भी जो बिंदु होते हैं ये बिंदु आपके, ये जो एक बिंदु है ये एक अद्वितीय बिंदु है। अद्वितीय बिंदु मतलब यूनिक बिंदु है, ये बिंदु एक ही होगा। 4,3 आपको पूरी की पूरी, आप जितना भी बड़ा अपना क्वाड्रेंट बना दें आपको 4,3 एक ही बार मिलेगा। तो ये जो है हमारा एक ही बार हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को ये 4,3 माना जा सकता है, 1 को माना जा सकता है। ठीक है बच्चों लोग, इसके बाद कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो 3,4 कितनों को माना जा सकता है ये भी देखते हैं। तो हम यहाँ पर 3, 1 2 3, ये हमारा 3 हो गया और 4 यानी कि ऊपर की ओर 1 2 3 4। अब ये जो बिंदु होगा ये हमारा 3,4 होगा। तो इसमें भी कितनों को माना जा सकता है, आप इसको एक ही को मान सकते हो 3,4। ठीक है, क्योंकि जो भी बिंदु होते हैं वो बिंदु एक अद्वितीय बिंदु होते हैं। इसको हम कह सकते हैं एक अद्वितीय बिंदु। अद्वितीय माने यूनिक होता है, ये आपको और कहीं भी क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम एक ही बार मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की ये जो एक्सरसाइज है ख़त्म हो जाती है। इसका जो यहाँ पर कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है, आप इसको एक ही कहेंगे क्योंकि एक ही बार माना जा सकता है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पर पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। इसके बाद धन्यवाद, नमस्कार।